हेलो दोस्तों। तो आज हमने लास्ट क्लास तक अमीबा पढ़ लिया था। अमीबा का मतलब डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वो है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अब सुनो, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। यार फोटोसिंथेसिस का मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। ठीक, अपना खाना बनाते हैं किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज की फॉर्म में बनाकर वो स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। समझ में आया। अब स्टार्च हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, दिमाग लगाओ, कि प्लांट्स ने खाना बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो उन्होंने बनाया, उसको यूज़ कर लिया, कहीं पे जरूरत थी, जहाँ पे जरूरत थी, सब कुछ यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स ने जब स्टोर करा तो वो किसके फॉर्म में स्टोर करा, स्टार्च के फॉर्म में। क्यों, तो ये बताया था तुम्हें लास्ट सेशंस में कि भाई क्या नाम है, ग्लूकोज एक छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर वो उस फॉर्म में स्टोर करता तो उसको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता, ज़्यादा टाइम लगता चीज़ों को मैनेज करने में। इसलिए उसको क्या करा, बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल स्टार्च बन सके और तब जाकर चीज़ें आगे बढ़ सके। ठीक है, तो स्टोर करना आसान है इसको इसीलिए। लेकिन अब दिक्कत हो गई, हमारे पास खाना आया स्टार्च की फॉर्म में। अब हमारे सेल के साथ भी दिक्कत ये है कि हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से खाना एंटर करेगा। लेकिन स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल जो एंटर कर नहीं सकता, तो इसीलिए हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने शुरू कर दिया था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रो के अंदर हमने दो पढ़े थे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हमने दो पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था हमने पैरासाइट या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या नाम है किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, दैट इज होस्ट पे रहता है और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन सक आउट करता है। एनिमल्स के अंदर इसका एग्जांपल हमने पढ़ लिया था कि क्या नाम है, सॉरी एनिमल के अंदर इसका लीच और लीस वगैरह। ठीक है, मॉस्किटो को भी डाल सकते हो। प्लांट्स के अंदर इसका एग्जांपल था कैस्केडा। ठीक, सेकंड हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्टडी के लिए जगहों पे पैदा करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेड मैटर आर नोन एज सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जांपल हो गया मशरूम, फंजाई की कैटेगरी। क्लियर है बात। अब बात ये आती है कि ठीक है ह्यूमंस किस में आते हैं। तो ह्यूमंस के लिए एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन ह्यूमंस के लिए एक लास्ट कैटेगरी दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ह्यूमंस इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पहले खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। और ह्यूमंस के साथ भी यही है। हमको प्लांट्स ने खाना दिया स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, डाइजेशन प्रोसेस लगाना पड़ेगा, ताकि हम उसको वापस किस में ब्रेक डाउन कर सकें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर सकें। क्लियर है। कहने का मतलब ये कि ठीक है भैया, अब हम डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यूनिसेलुलर के बारे में। अब आज हम ह्यूमन शुरू कर देंगे और सब कुछ ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था अमीबा कैसे खाना खाता है, मतलब एक यूनिसेलुलर अमीबा ऑर्गेनिज्म कैसे खाना खाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुनो, अब हम पढ़ने वाले ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। अब हम ह्यूमन शुरू करेंगे और पूरे चैप्टर में अब ह्यूमन ही चलता रहेगा। क्लियर। ह्यूमन डाइजेशन का अगर आप डायग्राम देखोगे जो एनसीईआरटी ने दिखा रखा है, ठीक है, उस डायग्राम के अगर देखोगे तो उसके अंदर सारे डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ह्यूमन डाइजेशन, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखना अभी तो तुम्हें इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे काम करती है। ठीक है, और ऑर्गन्स के पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। ठीक है, उसमें यूनिसेल। अब ये ह्यूमंस के बारे में अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आने का मतलब ये है कि देखो, टंग से शुरू करो। टंग का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, जो हेल्प करेगा। ठीक है, टंग के बाद अगला पार्ट है माउथ, जो डाइजेशन में मदद करेगा। ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप। ठीक, ये हो गया फूड पाइप। ये हो गया डायफ्रैगम। डायफ्रैगम में क्या होता है, अभी आगे जाके समझ में आएगा। तो जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लेना जहाँ पे जाके पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ेंगे, अभी अगले से अगला टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और लीवर। ये तीनों एक ही चीज़ है। लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है, जो रिलीज करता है केमिकल, जो हम डाइजेशन प्रोसेस में भी पढ़ेंगे आगे जाकर। और उसके अंदर जो ट्यूब, डक्ट का मतलब होता है पाइप, जिस पाइप से वो केमिकल बाहर आएगा उसका नाम है बाइल डक्ट। ठीक है, और जहाँ पे स्टोर होता है वो क्या, गॉल ब्लैडर। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हें पता ही है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन फिर है ना, जहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा। एक ऑर्गन है वो पेनक्रियास, भी पढ़ेंगे। अपेंडिक्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अपेंडिक्स क्या होता है।
क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, देखो अभी तक सारे जो टर्म्स हैं ना उनमें जो थोड़े से जो समझने वाले टर्म्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हो गया, मैं पिछले वाले उस पर ही बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड लिखा हुआ है डायफ्रैग। डायफ्रैग मदद करता है हमारी गैस एक्सचेंज के अंदर। कैसे? अभी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो टर्म आया गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर वो लीवर का पार्ट जहाँ पे केमिकल एक रिलीज होगा और वो स्टोर होगा, उसका नाम है बाइल जूस। तो बाइल जूस जहाँ पे स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर है। जहाँ से रिलीज आउट होता है उसका नाम क्या है? बाइल डक्ट, बाइल का पाइप। क्लियर। अब एक टर्म आया डेट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? पहले बात अपेंडिक्स होता कहाँ पर है? तो अपेंडिक्स अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे क्या नाम है? अपेंडिक्स है। वो राइट हैंड साइड पे होता है हमारे एब्डोमेन एरिया में। क्लियर। लेकिन अपेंडिक्स है क्या? इसका अपेंडिक्स का काम क्या है? तो देखो यार, हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स का कुछ भी काम नहीं है। अपेंडिक्स कुछ भी काम नहीं करता। मतलब तो फिर हमारी बॉडी में है क्या? हमारी बॉडी में ऐसी कोई चीज़ तो होती नहीं जिसका कुछ काम ना हो, ठीक है। तो अपेंडिक्स कुछ काम क्यों नहीं करता? तो भाई ऐसे ऑर्गन हमारी बॉडी में हैं जो हैं तो, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते। ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं, ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब तुम बोलोगे यार ये भैया ये क्या होता है? तो सुनो, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन काम नहीं करते, और इवोल्यूशन में पहले हजारों लाखों साल पहले वो हमारे साथ काम करते हैं। जैसे अपेंडिक्स की बात करते हैं, अपेंडिक्स किस तरीके से काम करता है? तो अपेंडिक्स का पूरा नाम है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जब हम घास फूस खाया करते थे ना यार, तब हमारी डाइजेशन में मदद किया करता था। लेकिन अब तो हमने घास फूस खाना बंद कर दिया। मतलब अगर हम कोई भी खाते भी हैं प्लांट प्रोडक्ट तो उसको पका के खाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी की हमको लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पहले हमारे काम करते, हम घास फूस खाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ओवर द इवोल्यूशन हमने खाने को पका के खाना चालू करा, वैसे वैसे इसकी ज़रूरत खत्म हो गई और धीरे 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 ये खत्म भी होता जा रहा है। पहले ये बड़ा हुआ करता था, अब धीरे 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 इसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो रहा है। शायद आगे जाके कुछ सालों में, कुछ अगले हज़ारों सालों में शायद ये खत्म भी हो जाए। क्लियर है। ऐसे कोई और भी, और अच्छा यहाँ पे अगर दिक्कत होती है तो क्यों दिक्कत होती है? आप खाना तरीके से नहीं खा रहे हो, लेट के खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अभी हम पढ़ेंगे कैसे जाएगा, तो वो अपेंडिक्स में चले जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत ज़्यादा पेनफुल ऑर्गन, मतलब वो अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो डॉक्टर क्या करता है? यहाँ पे कट लगाता है और हाथ डालता है और अपेंडिक्स को काट के फेंक देता है, क्योंकि उसकी काम ही नहीं है कुछ। समझ आ गया? क्या और भी ऐसे ऑर्गन है हमारे पास? वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत सारे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइज़ के अंदर हमारे निक्टेटिन मेम्ब्रेन होता है ना, जो लाइफ ऑरिजिनेट हुई कहाँ से हुई? पानी से हुई। सिंपल सा लॉजिक। तो जब हमारे जो पूर्वज जब पानी में रहा करते थे, जब वो पानी में जाते थे तो उनकी आंखों के सामने एक लेयर बन जाती थी, ठीक है। लेकिन अब हमने पानी में जाना बंद कर दिया तो धीरे 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 वो जो निक्टेटिन मेम्ब्रेन, ये जो रेड कलर के डॉट्स स्पॉट दिखाई देते हैं, यहाँ पे वो होता है ना, मतलब वो गंदगी फंस जाती है, कीचड़ फंस जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो है वो निक्टेटिन मेम्ब्रेन, तो पहले वो लेयर बना देता है जिसे हम पानी में भी देख सकते थे। कुछ एनिमल अभी भी है, जैसे कि रैबिट हो गया, वो अभी भी पानी में जाता है तो अभी भी देख सकता है, उसके अंदर अभी भी वो डेवलप्ड है। लेकिन हमारी बॉडी में वो डेवलप्ड है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन, जैसे हमारी वो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके एंड में एक बोन है, ऑपरेशन है एक, ठीक है। तो वहाँ पर एक बोन है, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉक्सिक्स बोन। पहले वहाँ से टेल हुआ करती थी, क्लियर। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे टेल जब इवॉल्व हुई, धीरे धीरे खत्म हुई, तो वो कॉक्सिक्स बोन अभी तक है, धीरे धीरे शायद वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन जो हैं लेकिन अभी काम नहीं करते, जैसे अपेंडिक्स अभी भी उन ऑर्गेनिज्म में काम करता है जो क्या नाम है, हर्बीवोरस होते हैं। जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, उनकी बॉडी में अभी भी है और काम भी करता है और बहुत बड़े साइज का भी है। क्लियर। तो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है इनको, ठीक है। लेकिन अब हम आएंगे डाइजेशन पर, और हम पूरा डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे बिल्कुल एक कहानी की तरह। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डाइजेशन की कहानी पढ़ने वाले हैं यार हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ तक इसको दिक्कत है तो बता देना, ठीक। तो सुनो, तो सबसे पहले जो डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है ना यार, वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। अब ज़रा दिमाग लगाते हुए जाना, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें तुम्हें क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बुक तुम्हारे पास है ही, जिसके पास नहीं है वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी वहाँ पे प्रॉपर नोट्स के थ्रू, ठीक है। सुनना ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले माउथ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? माउथ से खाना च्यू करना चालू किया जाता है। तो सुनो देखो, डाइजेशन प्रोसेस जो है ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल बताता हूँ, ठीक है। हमारा जो पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, वो संभालता है एक एलिमेंट्री कैनाल, एक बहुत बड़ी ट्यूब। माउथ से लेकर, मतलब जहाँ से खाना एंटर करता है, एनस तक, जहाँ से खाना एक्सक्रीट आउट होता है, वेस्ट, ठीक है। इस पूरी ट्यूब को नाम दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल।
इसी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे माउथ उसी का नाम है, फिर उसी का नाम फूड पाइप है, उसी का नाम स्टमक है, उसी का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, उसी का नाम लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे। तो उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, ठीक है। लेकिन तो वो उसका पूरी लेंथ क्या है, तो माउथ से लेकर एनस तक जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना यार, वो लगभग 14 मीटर्स की है। और अकेले स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर लगभग 7 to 9 मीटर्स का होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार भैया हमारी हाइट कितनी होती है, तो हमारी हाइट कितनी होती है, हमारी हाइट ज़्यादा होती है 1.6, 1.7 मीटर, 1.8 मीटर, और तुम में से कोई दानव है तो 2 मीटर, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी बड़ी ट्यूब जो कि 14 मीटर की, हमारी हाइट से भी लगभग 7 से 8 गुना, वो हमारी बॉडी पे कैसे आ गई, तो वो हाईली पैक्ड फॉर्म में होती है, हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, क्लियर। इस वजह से हमारी बॉडी में आ जाती है, पक्का क्लियर। अच्छा, उसके बाद डाइजेशन तो स्टार्ट होगा माउथ से। तो डाइजेशन जो प्रोसेस है ना, उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी ने वो 5 नाम नहीं बोले, लेकिन वो आपको पता होने चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। 5 स्टेप्स है। सबसे पहले होता है इंजेक्शन, माउथ में खाना खाना, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेशन, खाना का डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होना। एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, जो आपने खाना खाया उसमें से न्यूट्रिएंट का टूटना और पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होना, ठीक है। और 5वां स्टेप, लास्ट स्टेप होता है, डेट इज इजेशन, जो आपने सॉलिड वेस्ट जो बच रहा है आपकी बॉडी का, वो एक्सक्रीट आउट होना। तो इंजेक्शन मतलब खाना खाना, डाइजेशन मतलब उसका पचना स्टार्ट होना, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का मतलब न्यूट्रिएंट का टूट कर पूरी बॉडी में मिल जाना, और बचे हुए वेस्ट का इजेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाना। ये 5 स्टेप्स हैं, क्लियर है बात। लेकिन अभी इस पर वापस आते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ठीक है। जब हम च्यू कर रहे होते हैं तो च्यू करते हुए हमारी मदद कौन करता है, तो हमारी मदद करते हैं टीथ और टंग। तो सबसे पहले हमने खाना क्या करना चालू करा, च्यू करना चालू करा। च्यू करने में हमारी मदद कर रहे हैं कौन, टीथ और टंग। कोई दिक्कत, आगे सुनो। टीथ और टंग ने जब हमारी मदद करी च्यू करने के लिए, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ा, ठीक है। चलो टीथ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। टीथ के बारे में अगर हम बात करें यार, ठीक है, तो एक काम करते हैं चलो ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। टीथ के बारे में अगर हम बात करें तो टीथ जो एक पार्ट है ना यार, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा वैसे लिख दूंगा मैं। टीथ के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं इनेमल। टीथ के ऊपर क्या होती है, एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं इनेमल। बेसिकली इनेमल करता क्या है, इनेमल हार्डेस्ट मतलब लेयर की तरह एक्ट करता है और हमारे टीथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो टीथ वन ऑफ द हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि उसके कवरिंग जो होती है वो इनेमल से बनी हुई होती है, ठीक है। आगे सुनो जरा ध्यान से। पहला पॉइंट, हमारे टीथ का ना एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डेंटल फार्मूला। ठीक, क्या बोला जाता है, डेंटल फार्मूला। दिमाग लगाना जरा ध्यान से। डेंटल फार्मूला मतलब, तो सुनो यार, देखो हर ऑर्गेनिज्म के ना अपने अपने टीथ का डेंटल फार्मूला होता है कि उसके टीथ कितने और कैसे लोकेटेड है, ठीक है। हमारे कितने तरीके के टीथ है, हमारे 4 तरीके के टीथ है। अगर आपको नाम पता है तो रिकॉल करो उनको, ठीक है। हमारे 4 तरह के टीथ हैं, एक है इंसीजर, एक है कैनाइन, एक है प्रीमोलर और एक है मोलर। सिंपल सा लॉजिक। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये 4 तरह के ऑर्गन, वो 4 तरह के टीथ हमारे पास। इंसीजर क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटने में मदद करते हैं, ठीक है। कैनाइन क्या करता है, किसी चीज़ को फाड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि डॉग के बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो, है ना, तो वो चीज़ों को फाड़ता है। फिर होता है प्रीमोलर और मोलर, जिसको हम दाढ़ कहते हैं, एंड में होते हैं सिचुएटेड, पहले प्रीमोलर फिर मोलर, क्लियर। तो ह्यूमंस का जो डेंटल फार्मूला है, और हमारे कितने टीथ होते हैं, 32। तो हमारा जो डेंटल फार्मूला है वो है 2123/2123। क्या है मतलब इस बात का, तो सुनो। देखो 2 के हमारे होते हैं इंसीजर, ठीक है, लाइन से बताया था, लाइन से याद करने हैं। 2 होते हैं इंसीजर, 1 होता है कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर, क्लियर। तो ऊपर की तरफ एक साइड करो, ऊपर वाला जो हमारे 2 पोर्शन है ना, एक लोअर जॉ और अपर जॉ। अपर जॉ में एक साइड देखो, 2 + 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 8। ऊपर एक तरफ 8, तरफ 8, 16 मतलब 16, और 16 नीचे 32। तो इसलिए हमारे 32 टीथ होते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि हमारे टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन है। पक्का क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि चलो भैया ये तो समझ में आ गया यार टीथ के बारे में। तो सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा। अब सुनो दोबारा कहानी। सबसे पहले खाना च्यू करना चालू करा। च्यू करते समय हमारे पास आया टीथ, ठीक है। टीथ और टंग की वजह से खाना च्यू भी हो रहा है और काम चल भी रहा है उसके ऊपर। वैसे ही हमारे माउथ में एक ग्लैंड है जो रिलीज करता है एक केमिकल जिसका नाम है सलाइवा। सुनना जरा ध्यान से। हमारे माउथ में एक ग्लैंड है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है उसका, सलाइवरी ग्लैंड। पक्का क्लियर है। तो हमारे माउथ में ग्लैंड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड होता कहाँ पर है, सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, टंग के नीचे और चिक्स के अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है एक केमिकल जिसका नाम है सलाइवा,
क्या है, सलाइवा। चलो इसके बारे में हम नॉर्मल बात करते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये रिलीज़ करता है सलाइवा, और सलाइवा के दो काम है। दोबारा सुनो, सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा, च्यू करते समय टीथ का यूज़ किया, और जब हम च्यू कर रहे थे तो हमारे माउथ से च्यू करना क्यों जरूरी है, ताकि जो फूड पार्टिकल है वो बड़े साइज़ के ना रहे, ताकि स्वैलो करने में दिक्कत ना हो, दिक्कत पैदा ना करें वो, ठीक है। सो सेम साइज़ के हो जाए। तो जब हम च्यू कर रहे थे तो हमारे माउथ में प्रेजेंट है एक ग्लैंड जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सलाइवा के दो काम है, क्लियर है। सलाइवा के क्या काम है, दो काम है। देखो एक काम तो सलाइवा का है, क्या नाम है, रास्ता स्मूथ करना, स्मूथ पाथवे। क्योंकि खुद सोचो, जब आप बहुत सूखी सब्जी खा रहे होते हो तो आपको निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि नहीं, लेकिन जब तरी वाली पानी वाली सब्जी खा रहे होते हो तो उसको निकलना आसान होता है, स्वैलो करना आसान होता है। तो जो सूखी सब्जी उसके निकलने के लिए आसानी हो सके इसलिए उसके साथ सलाइवा मिक्स कर दिया जाता है। सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड में से आया, क्लियर। दूसरा इसका काम है, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है इसके पास, सलाइवरी अमाइलेज। तो चलो थोड़ा सा उसके एंजाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनना, देखो एक वर्ड है बायोकैटलिस्ट। क्या नाम है, बायोकैटलिस्ट। खुद याद करो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। कैटलिस्ट अगर याद नहीं है तो भाई साहब बहुत दिक्कत है फिर, ठीक है। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। तो दो काम 10 मिनट में होने वाला था वो काम 2 मिनट में होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना मदर वाला, तो मेरे को राजमा बनाना है ना, तो कैटलिस्ट होता है वो। लेकिन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से कोई अगर केमिकल ऐसा काम करने लग जाए तो उसको बायो कैटलिस्ट बोल देते हैं। और बायो कैटलिस्ट थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो रहा था इसलिए कॉमन टर्म निकाला गया, डेट इज कॉल्ड एंजाइम। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा एंजाइम क्या होता है, पक्का क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले खाना माउथ से च्यू करना चालू करा, च्यू करते समय उसमें से यूज़ करा टीथ और टंग का, और जब वो काम कर रहा था तो हमारे माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड जो रिलीज़ करता है सलाइवा, क्लियर। और जब सलाइवा रिलीज़ होता है तो उसके अंदर से रिलीज़ होता है दो काम, सलाइवा के काम होते हैं दो काम, एक तो रास्ता स्मूथ करना, और दूसरा उसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है, वो स्टार्च पर अटैक कर देता है। आपने खाना खाया था स्टार्च, उसी को तो ब्रेक डाउन करने के लिए कर रहे हैं हम ये काम, और भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे लेकिन स्टार्च है उसमें से एक। तो ये क्या करता है, अटैक कर देता है, अटैक्स ऑन स्टार्च। देखो एक चीज़ याद रखना, मैंने ये नहीं बोला कि ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ठीक है। ब्रेक डाउन यही करेगा लेकिन बाद में, ये सिर्फ अभी अटैक चालू कर रहा है, समझ में आ गया। अगर आप किसी को मारोगे तो पहले अटैक करोगे ना, तब तो मारोगे, वैसे ही कुछ ऐसा, ठीक है। ये मारेगा बाद में, मारेगा मतलब तोड़ेगा उसको बाद में, लेकिन अभी उस पर अटैक चालू कर दिया सलाइवरी अमाइलेज ने, ठीक है। तो दोबारा एक कंटिन्यूस करते हैं। सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा, च्यू करते हमने उसमें मिक्स करा सलाइवा, ठीक है। सलाइवा आया सलाइवरी ग्लैंड में से। सलाइवा के थे दो काम, तो रास्ता स्मूथ करना, और उसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च पर अटैक कर देता है। फिर खाना माउथ से होते हुए आएगा फूड पाइप के अंदर, पक्का क्लियर है। अब खाना कहाँ पर आएगा, फूड पाइप के अंदर। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो खाना आएगा क्या नाम है, माउथ से फूड पाइप के अंदर, क्लियर। अब खाना जब फूड पाइप से स्टमक की तरफ जा रहा होगा, फूड पाइप का नाम ही है ओएसोफेगस, तो फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ओएसोफेगस, ठीक है। जब खाना फूड पाइप से स्टमक की तरफ जा रहा होता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, दिमाग लगाना। जब खाना माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जा रहा होता है तो फूड पाइप खाने को एक साथ नीचे नहीं भेजती है, क्योंकि खुद सोचो खाना धीरे धीरे एक साथ से नीचे जाएगा तो स्टमक के यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगी और वहाँ पे दिक्कत करेगा, इसीलिए खाने को धीरे धीरे भेजा जाता है। और जब खाना धीरे धीरे जाता है कैसे जाएगा, तो हमारी जो फूड पाइप है वो एक रिदम से काम करती है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, जिसको कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दिमाग लगाना ज़रा ध्यान से, ठीक है। रिदम से वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और फिर रिलैक्स करना, फिर सिकुड़ना। इससे क्या होता है, जब फूड पाइप इस तरीके से मूवमेंट कर रही होती है तो धीरे 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 खाना नीचे आता है, क्लियर है। और फूड पाइप के थ्रू जब खाना धीरे धीरे नीचे आता है तो यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं होती है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का जो मैकेनिज्म है, इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या नाम दिया गया है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और इस मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक के पास पहुँच जाता है, क्लियर। अब खाना कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक की दीवारों पर एक ग्लैंड फैला हुआ है, अब इंपॉर्टेंट नाम है ये। स्टमक की दीवारों पर एक ग्लैंड फैला हुआ है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड।
क्या नाम है इसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक रूम है, वो स्टमक हो गया, और जो उसकी दीवारें हैं वो बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनी हुई है। पक्का क्लियर, समझ के सिर्फ दीवारें, उसके अंदर अभी पेंट नहीं करा है अभी हमने, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टमक की दीवारों पर क्या फैला हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड फैला हुआ है। पक्का क्लियर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ें रिलीज करता है, दिमाग लगाना। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, 3 चीज़ें रिलीज करता है। पेप्सिन नाम का एक केमिकल, HCl और म्यूकस। ठीक है, क्या रिलीज करता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। चलो एक और टर्म बताता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। तो याद होगा अभी हम जब माउथ में खाना च्यू कर रहे थे, तो जब हम खाना च्यू कर लेते हैं ना, उसके साथ सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, और जैसे आप उसको स्वेलो करने वाले होते हो, ठीक है, अभी आपने स्वेलो नहीं करा है, मतलब बिल्कुल स्वेलो करने के लिए तैयार है, और अगर वो उस खाने को आप देखोगे तो उसके वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में टूट चुका होगा, सलाइवा उसके साथ मिक्स हो चुका होगा, उस टाइम पर उसको क्या बोला जाता है, उस टाइम पर उसको बोला जाता है बोलस, BOLUS। ठीक है, तो जब खाना आपने पूरी तरह से च्यू कर लिया है, माउथ से आप उसको स्वेलो ही करने वाले हो, तो उसको बोला जाता है बोलस। पक्का क्लियर है, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो खाना स्टमक में पहुंचा, स्टमक की दीवारों पर फैला हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है 3 चीजें, डेट इज पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पक्का क्लियर है। इनके काम क्या है, तो सुनो। देखो यार, जो तुमने खाना खाया, जरूरी थोड़ी उसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल स्टार्च ही होगा, उसके अंदर तो और भी बड़े मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो उसके अंदर एक और बड़ा मॉलिक्यूल है, डेट इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन को भी तोड़ना जरूरी है, हमारा सेल उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्लियर। तो जो आपने खाना खाया है उसके अंदर स्टार्च पर अटैक चालू हो गया था सलाइवरी ग्लैंड की मदद से, सलाइवरी अमाइलेज की मदद से, और जब उसकी प्रोटीन की बारी आई तो वो अटैक चालू हो रहा है स्टमक की वाले एरिया में। तो स्टमक की दीवारों में फैला हुआ था गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसने रिलीज करे 3 चीजें, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन आता है प्रोटीन पर अटैक करने के लिए। पेप्सिन किस पर अटैक करता है, प्रोटीन पर अटैक करता है, अटैक्स ऑन प्रोटीन। ये प्रोटीन पर अटैक करता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अटैक कर रहा है, अभी तोड़ नहीं रहा है क्योंकि टूटेगा बाद में जाकर। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो याद रखना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आप 10th क्लास में आओगे, अब किसी ने अगर बोला कि वो स्टमक में होता है तो बिल्कुल गलत है वो। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। डाइजेशन प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, वैसे ही माउथ से स्टार्ट हो चुका है बोलने को तो, ठीक है, लेकिन फाइनल जो चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए हम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलते हैं। पक्का क्लियर है, स्टमक में नहीं होता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो चलो, पेप्सिन ने क्या करा, अटैक कर दिया प्रोटीन पर। पक्का क्लियर है। HCl क्यों आया, तो HCl के भी 2 काम है। पहला काम तो बहुत सिंपल सा है कि आपने जो खाना खाया है उसके अंदर हो सकता है ना बहुत ज़्यादा पैथोजन हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपने जो खाना खाया उसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, उसकी वजह से टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है। तो जो भी आप खाना खा रहे हो, HCl उस खाने के साथ मिलने के बाद क्या करता है, उसके अंदर सारे पैथोजन को मार देता है। समझ में आ गया, कोई बच जाएगा तो अटैक करेगा, लेकिन वो बेसिकली मार देता है। क्लियर, एक काम तो उसका ये हो गया, लेकिन उससे मेन काम क्या है, दूसरा मेन काम है एसिडिक मीडियम बनाना। क्यों, क्योंकि प्रोटीन जब अटैक करता है ना, सॉरी पेप्सिन जब अटैक करता है प्रोटीन पर, तो उसको चाहिए होता है एसिडिक मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गया। तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा ही नहीं अगर उसके आसपास एसिडिक मीडियम ना हो, और वो एसिडिक मीडियम कौन देता है इसको, एसिडिक मीडियम देता है HCl। तो HCl आया पेप्सिन की मदद करने के लिए। क्लियर। और म्यूकस क्यों आया फिर, तो HCl जो है ना आपके स्टमक में, वो बहुत खतरनाक है यार, वो आपकी स्किन को आराम से बहुत आसानी से बर्न कर सकता है। क्लियर। तो ऐसे तो स्टमक की दीवारों को भी बर्न कर देगा, इसीलिए स्टमक की दीवारों को बचाने के लिए उसके ऊपर अंदर, मैंने बोला था ना दीवार मान लो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो अंदर पेंट जो किया गया है, ठीक है, वो क्या है, चलो दीवारें स्टमक लगा लो, उसके अंदर जो प्लास्टर किया जाता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड लगा लो, और उसके ऊपर जो पेंट किया जा रहा है वो म्यूकस है, ताकि अगर कोई भी अटैक हो एसिड का स्टमक की दीवार पर, तो बीच में कौन संभाल ले, म्यूकस संभाल ले। ठीक है, तो म्यूकस आया HCl से बचाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है। म्यूकस होता क्या है, जब हमको हो जाता है ना कोल्ड वगैरह होता है, तो वो जो नोज निकलती है वो ही है म्यूकस। वो स्टमक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, वो रिलीज करते हैं, उनकी अभी जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सुनो, तो खाना दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करा, च्यू करते समय हमने उसके साथ मिक्स करा सलाइवरी ग्लैंड से निकला हुआ सलाइवा। सलाइवा के 2 काम थे, तो रास्ता स्मूथ करना, और दूसरा क्या नाम है, उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो खाने पर अटैक करता है। क्लियर। खाने पर अटैक हो जाता है, खाने का मतलब स्टार्च पर अटैक हो जाता है, फिर खाना माउथ से होते हुए फूड पाइप से होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाते हुए खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक के दीवारों पर फैला हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या फैला हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो 3 चीज़ें रिलीज करता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, HCl का काम है पेप्सिन सही से काम करके उसकी मदद करना, और म्यूकस का काम है HCl से बचाना। क्लियर। अब ये सारा खाना ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है बात। अब ये सारा खाना कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
पक्का क्लियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर भी कुछ मसल्स कंट्रोल करती है। जैसे यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट था, है ना, जब खाना उस माउथ से स्टमक में जा रहा था तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का नाम दिया गया था। यहाँ पे मूवमेंट का नाम दिया गया है, लेकिन इस वाले एरिया में मसल का नाम लिखा है एनसीईआरटी ने। और कौन सी मसल है वो है स्फिंक्टर। काम सेम है कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाए तो धीरे धीरे जाए, ब्लॉकेज ना हो। तो यहाँ पे मसल का नाम दे दिया, और मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। ठीक है, स्फिंक्टर मसल से खाना आगे ट्रांसफर होगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और खाना कहाँ पहुँच गया दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच गया। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, खाना कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो खाना कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। अब सुनो, तो स्टमक से खाना आ गया, ठीक है, और वो स्फिंक्टर मसल की मदद से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जैसे ही उसमें खाना आता है तो पीछे से एक ऑर्गन की आवाज़ आती है कि भाई मैं कुछ मदद करूँ क्या। तो पीछे से जिस ऑर्गन की आवाज़ आ रही है उसका नाम है पेनक्रियास। क्या नाम है उसका, पेनक्रियास। ठीक है, तो जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो पेनक्रियास से आवाज़ आती है। पेनक्रियास अगर आप डायग्राम में देखोगे, जो मैंने दिखाया था उस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पेनक्रियास की आवाज़ आती है, तो तभी की तभी ये बोलता है कि हाँ यार मदद तो चाहिए, क्योंकि अभी जो आपने खाना खाया उसमें जो बड़ा मॉलिक्यूल स्टार्च था उस पर अटैक कर दिया किसने, सलाइवरी एमाइलेज ने। जो प्रोटीन खाया था उस पर अटैक कर दिया पेप्सिन ने। लेकिन उसके अंदर और भी तो बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब एक तीसरा बड़ा मॉलिक्यूल है, फाइनल मॉलिक्यूल, जिसका नाम है फैट। अब फैट को भी तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी हमारा सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो फैट को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस स्टार्ट कराना पड़ेगा। क्लियर है बात? सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो तभी जैसे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि ठीक है तू भेज दे। क्या भेज दे, पेनक्रियास से अपनी सिक्रीशन भेज दे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना पड़ा हुआ है और वहाँ पर पेनक्रियास से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से सुनना, पेनक्रियाटिक जूस। क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस। पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसके से क्या आया, पेनक्रियाटिक जूस आता है। कोई दिक्कत? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से यार। ठीक है, एक सेकंड इसको ना दोबारा लिखता हूँ। तो वहाँ से आता है पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर है यहाँ तक? अब पेनक्रियाटिक जूस आ गया। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक केमिकल होता है जो फैट पर अटैक करेगा, लेकिन जैसे ही अटैक करने वाला होता है कहता है अरे यार, हमने बोला अब क्या हो गया भाई, अभी तो तू कह रहा तू तोड़ देगा उसको, ठीक है अब तोड़ उसको, अटैक कर। कहता भैया अटैक तो कर देता, लेकिन एक दिक्कत हो गई। हमने बोला अब क्या दिक्कत है? कहता भैया जो खाना आया है ना वो एसिडिक है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अभी तो बताया जब खाना स्टमक में था उसके साथ क्या मिक्स हो गया था, उसके साथ मिक्स हो गया था HCl, और खाने के साथ HCl मिक्स होने की वजह से क्या हो गया, सारा मीडियम क्या हो गया, एसिडिक हो गया। और पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस ये बोल रहा है कि भैया मैं एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता। हमने बोला यार तेरे बड़े ड्रामे। तो हमने बोला अब क्या करें? कह रहे या तो इसको बेसिक मीडियम बनाओ वरना मैं काम नहीं कर सकता, फैट नहीं टूटेगा। तो अब तो हम दिक्कत में फंस गए। तभी की तभी पीछे से एक और आवाज़ आई, अरे मैं हूँ ना। हमने बोला भाई तू कौन है? तो पीछे से जिसकी आवाज़ आई दोस्तों उसका नाम था एक तीसरा पार्ट जिसका नाम है लीवर। पीछे से किसकी आवाज़ आई? लीवर की आवाज़ आई। लीवर ने बोला भाई मैं हूँ ना, टेंशन किस बात की है? हमने बोला अच्छा तू क्या कर सकता है भाई? तो लीवर ने बोला कि मेरे पास एक केमिकल है जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है इसका? बाइल जूस। हमने बोला यार तू तो बहुत बढ़िया बंदा है, बाइल जूस क्या करेगा? तो बाइल जूस भी दो काम करता है। एक तो वही काम करता है जो उसको चाहिए, बेसिक मीडियम, ताकि इसमें से आने वाला जो केमिकल हो आराम से अटैक कर सके खाने पर। तो एक तो ये कहता है कि देख भाई मैं एक तो बेसिक मीडियम बना सकता हूँ। हमने बोला यार तो हमें चाहिए। ठीक है, एक तो ये क्या करता है, बेसिक मीडियम बना देता है ताकि बाकी मॉलिक्यूल उस पर काम कर सके। ठीक है, तो एसिड का असर खत्म करता है एक तो ये। क्लियर? दूसरा ये दोबारा पूछता है पेनक्रियास से तो कि तू क्यों आया है? पेनक्रियास कहता है कि भाई मैं तो फैट को तोड़ने के लिए आया हूँ। तो ये कहता है मैं तेरी मदद करा देता हूँ। तो ये क्या करता है, अटैक कर देता है। दूसरा काम इसका क्या है, अटैक्स ऑन फैट। ये फैट पर अटैक करता है। याद रखना मैं ये बोल रहा हूँ ये अटैक करता है, तोड़ता नहीं है भाई ये। ठीक है, तोड़ेगा तो यही। ठीक है, पेनक्रियास से आने वाला अभी मैं बताऊँगा।
पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ होता है, ठीक है, तोड़ेगा तो वही, लेकिन ये उस पर अटैक कर देता है। मैं तुम्हें एग्जांपल के तो समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, उससे रेत बनाना है, तो बिल्कुल खरच के रेत बनाना है, तो या सीधा पत्थर से रेत बन जाएगा? नहीं, पहले बड़े पत्थर को आप छोटे पत्थर में तोड़ोगे फिर रेत बनेगा। तो बड़े पत्थर से छोटे पत्थर में लाने का काम इसका है, फाइनली उसको ब्रेक डाउन करने का काम इसका है। तो फाइनली तो यही करेगा, लेकिन उसके लिए इनिशिएशन ये कर देता है। क्लियर है बात? तो दोबारा शुरू करते हैं एक बार, चलो ठीक है, सुनना। सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा, च्यू कर, दिमाग लगाना जरा, ठीक है, समझना कहानी की तरह। सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा, च्यू करते समय हमने उसके अंदर मिक्स करा सलाइवा रिलीज करा, सलाइवरी ग्लैंड से जो आ रहा था। सॉरी, दोबारा शुरू करते हैं। माउथ से खाना च्यू करना चालू करा, च्यू करते समय सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में, चिक्स के नीचे, चिक्स के अंदर और टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड है जिसे वो रिलीज करता है सलाइवा। सलाइवा के दो काम है, एक तो रास्ता स्मूथ करना, दूसरा उसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च पर अटैक करेगा। फिर खाना फूड पाइप से होते हुए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाते हुए स्टमक में आ जाता है। स्टमक की दीवारों पर फैला हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें रिलीज करता है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, HCl का काम है ताकि पेप्सिन सही से काम कर सके, और HCl से बचाने का काम है म्यूकस का। फिर खाना स्फिंक्टर मसल की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो उसकी दीवारों पर, उसके अंदर सिक्रेशन आती है पेनक्रियास से। पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के साथ दिक्कत ये है कि वो बेसिक मीडियम में काम करेगा, तभी लीवर से आ जाता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, तो बेसिक मीडियम बना देता है और दूसरा फैट के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। वो अटैक करते, देखो कई जगह पे लिखा था ट्रिप्सिन प्रोटीन के साथ काम करता है, वो भी सही है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं फैट के साथ काम करा रहा हूँ, वो प्रोटीन के साथ भी लिख सकते हैं वो, ठीक है। आगे सुनना जरा ध्यान से। तो ट्रिप्सिन पक्का क्लियर है? ट्रिप्सिन क्या करता है, अटैक कर देता है फूड के मॉलिक्यूल पे और ब्रेक डाउन कर देता है फैट को, ब्रेक्स डाउन फैट, क्योंकि अब फैट की बारी आ गई है कि नहीं। अटैक तो इसने चालू कर दिया था, ये फाइनली ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे एक टर्म और लिखा होता है लाइपेज। लाइपेज का मतलब है लिपिड को तोड़ने वाला, ठीक है, देखो जिसके नाम के पीछे ASE लग जाता है ना, उसी चीज़ को ब्रेक डाउन करता है। तो लिपिड एक मॉलिक्यूल होता है, फैट की तरह एक मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको तोड़ने के लिए लाइपेज आता है, ठीक है, उसके भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सारा काम चल कहाँ पे रहा है बताओ जरा, ये सारा काम चल कहाँ पे रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में सब आके तोड़ रहे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को शर्म आने लग जाती है कि यार मेरे यहाँ पे तो सब आ रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो तभी की तभी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसका नाम होता है सक्कस एंट्रिकस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेम है कि नहीं। तो ये क्या करता है, ये करता है हेल्प, ये सिर्फ क्या करता है, हेल्प करता है। ये बात याद है, और ऐसे वैसे हेल्प नहीं, ये सच में हेल्प करता है, जब जरूरत होती है बिल्कुल हेल्प करता है ये सिर्फ हेल्प करता है इन दोनों की। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? और अब जैसे ही ये तीनों चीज़ें खाने पर अटैक कर देती हैं, पहले सलाइवरी ग्लैंड से आने वाला सलाइवरी अमाइलेज ने अटैक कर दिया, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन ने अटैक कर दिया, यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिन ने अटैक कर दिया, बाइल जूस ने अटैक कर दिया और इंटेस्टाइनल जूस ने अटैक कर दिया। जब ये सारी चीज़ें अटैक कर देती हैं खाने पर, तो इन सब की वजह से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको, जो एक मतलब एक सॉल्यूशन बनता है जिसको कहते हैं, सुनना मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से बनता है एक एमल्सिफाइड सॉल्यूशन। क्या बनता है? एक एमल्सिफाइड सॉल्यूशन। एमल्सिफाइड सॉल्यूशन का मतलब होता है एक झाग जैसा सॉल्यूशन। क्लियर? खाना कहाँ पे पड़ा हो? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे बनता है झाग जैसा सॉल्यूशन। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा हुआ है झाग जैसा सॉल्यूशन, सोपी स्ट्रक्चर, जो आप चैप्टर 4 में, क्योंकि वहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल पढ़ पाओगे स्ट्रक्चर का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये झाग जैसा सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है। लेकिन उतना डिटेल की भी जरूरत है नहीं। तो एमल्सिफाइड एक सॉल्यूशन बनता है, एक झाग जैसा सॉल्यूशन बनता है, और फाइनली जो भी चीज़ें आपने खाई थी वो सारी की सारी क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन खाया था, चलो स्टार्ट से शुरू करते हैं। आपने जब स्टार्च खाया था, ठीक है, तो वो टूट जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। आपने जो प्रोटीन खाया था वो टूट जाता है अमाइनो एसिड के अंदर। तो प्रोटीन का छोटे मॉलिक्यूल का नाम क्या है? अमाइनो एसिड। और आपने जो खाया था फैट मॉलिक्यूल, वो टूट जाता है दोस्तों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। क्लियर है बात? तो किसमें टूट जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जैसी सारी चीज़ें अटैक कर देती हैं तो एक झाग जैसा सॉल्यूशन बनता है, और जो झाग जैसा सॉल्यूशन है उसके अंदर सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है। स्टार्च टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन टूट जाता है अमाइनो एसिड के अंदर, फैट टूट जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। पक्का क्लियर? ये सारी चीज़ें जब ब्रेक डाउन हो जाती हैं
और ये सब किसके अंदर चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक, ध्यान से सुनना। तो सुनो, ये सारा काम कहाँ चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलो थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो स्टमक से पाइप आ रहा है। ठीक है, और ये हाईली कॉइल्ड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है कि नहीं, और ये ट्यूब की तरह है। तो चलो ट्यूब की तरह बना देते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है, इसका नाम अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अपेंडिक्स। ठीक है, और अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर कुछ ये रहा। ठीक, और यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, ये रहा। क्लियर है बात। ठीक है, सुनो, स्टमक से जो भी चीज़ आ रही है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ रही है। पक्का क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप दूर से देखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ती है और टूटती जा रही है, जैसे जैसे केमिकल मिलता जा रहा है। ठीक है, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को दूर से देखोगे ना यार, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ना थोड़ी छोटी छोटी प्रोजेक्शन है। ठीक है, छोटी छोटी क्या निकली हुई है, सिर्फ प्रोजेक्शन निकली हुई है। और याद रखना, ये पूरी ट्यूब में होती है। मैं पूरी ट्यूब में बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने एरिया में बना रहा हूँ। ठीक है, तो असलियत में क्या होता है, ये पूरी ट्यूब में होती है। ठीक है, सुनना, तो ऐसे पूरी ट्यूब में होंगी, ये पूरी ट्यूब के अंदर होती हैं ये। ठीक है, और पूरी ट्यूब के अंदर मैकेनिज्म कंट्रोल करती हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी ट्यूब के अंदर होगी। ठीक है, और दोनों साइड पर होंगी, ऐसा नहीं कि एक साइड पर होगी। तो हर जगह पर होती है। मैं पूरे में बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम समझ गए हो लॉजिक क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हर जगह पर क्या होती है, छोटी छोटी क्या निकली होती है, प्रोजेक्शंस निकली हुई होती हैं। ठीक, ये छोटी छोटी जो प्रोजेक्शंस निकली हुई है ना यार, इनको क्या बोला जाता है, इन छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को बोला जाता है विलाई। इन छोटी छोटी प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, विलाई। ठीक है, विलाई क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विलाई क्या है, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विच हैव अ वेरी हाई ब्लड सप्लाई, जिनके पास बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। अब होता क्या, तो सुनो, ये छोटी छोटी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। सारी चीज़ें कहाँ पे टूट रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, छोटी छोटी विलाई निकली। क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है मैं भी बताऊंगा। ठीक, ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है, और ये बिल्कुल उनके पास ब्लड सप्लाई बहुत जाता है। तो जैसे कोई न्यूट्रिएंट टूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई उसको फटाफट से एब्जॉर्ब करती है, और विलाई के पास है बहुत ज़्यादा ब्लड, ये ब्लड को दे देती है, और ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा देता है तभी की तभी। समझ में आया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसी कोई चीज़ ब्रेकडाउन होती है, तो विलाई उसको एब्जॉर्ब करती है, विलाई एब्जॉर्ब करते ही ब्लड को दे देती है, और ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना कि नहीं, इजी पाथवे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, इस तरीके से काम चलता है, कोई दिक्कत। ठीक है, सुनो अब जरा ध्यान से, ये था विलाई का प्रोसेस। ठीक है, अब विलाई ये सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर सकता है, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। तो सुनो, देखो ध्यान से समझना। मान लो फॉर एग्जांपल एक ट्यूब इतनी बड़ी है, ऐसे, पक्का क्लियर। दूसरी तरफ एक ट्यूब है जो इसकी तरह, अब देखो तुम्हें दूर से ऐसे दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे प्रोजेक्शन। असलियत में क्या होता है, असलियत में फोल्डिंग्स होती हैं, और ये फोल्डिंग्स कैसे काम करती है वो ये रही। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से फोल्डिंग्स है, एक साइड की ट्यूब हो गई और ये दूसरी साइड की ट्यूब हो गई। ठीक है, देखो दोनों की लेंथ बराबर है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ सोचो कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो इससे बड़ी हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में कि हमारे पास 14 मीटर की ट्यूब है, जो इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे है, एक तो वो कॉइल्ड फॉर्म में, ऊपर से ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में भी है अंदर। समझ इस वजह से वो इतनी बड़ी ट्यूब छोटे से एरिया में रह पाती है। क्लियर। लेकिन इस कॉइलिंग से फ़ायदा क्या हो रहा है, इस कॉइलिंग से फ़ायदा ये हो रहा है कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कोई न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, उसको विलाई एब्जॉर्ब करेगी। अब एब्जॉर्ब करने के लिए मान लो नॉर्मल ट्यूब ऐसे होती है, जैसे अभी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे होती नहीं है, पूरे में होती है, लेकिन मान लो ऐसे ट्यूब होती, तो एब्जॉर्प्शन देखो यहाँ से होता, यहाँ से होता, यहाँ से होता, या यहाँ से होता है कि नहीं। लेकिन अब हाईली कॉइलिंग की वजह से सोचो कि जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ से भी होगा दोस्तों, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, हर जगह से होगा। पता होगा कि नहीं। वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, है कि नहीं। तो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो गया, इससे ये फायदा हो रहा है हाईली कॉइलिंग की वजह से। पक्का क्लियर। हाईली कॉइलिंग की वजह से जैसी सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने लग जाता है, तो धीरे धीरे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता रहता है और काम की चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती है दीवारों में। क्लियर। धीरे 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 जब खाना आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे खाना आगे कब बढ़ते जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर जाके उस सारे को वेस्ट को फेंक दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। एक बात याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में भी छोटी छोटी विलाई निकली हुई होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई नहीं होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी न्यूट्रिएंट आपको एब्जॉर्ब करना था वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर कुछ न्यूट्रिएंट बच भी जाएगा ना तो बॉडी को उसको जरूरत नहीं और वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो विलेय है वो सिर्फ एक ही चीज को रीअब्जॉर्ब कर सकती है, डेट इज वाटर कंसंट्रेशन, पानी। सिर्फ पानी को रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसके अलावा इसके कुछ काम का नहीं, मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। क्लियर है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें, इसका अंदर दोबारा पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारी चीज़ें क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, चलो एक बार और स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले माउथ से खाना च्यू करना चालू करा। माउथ में था हमारे सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज करा सलाइवा, जिसके दो काम थे, एक तो रास्ता स्मूथ करना और दूसरा उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च पर अटैक करता है। क्लियर। फिर खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए फूड पाइप से होते हुए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाते हुए फूड पाइप से होते हुए खाना पहुंच जाता है स्टमक में। स्टमक के पास जो खाना है उसके पास जो दीवारें हैं, स्टमक की जो दीवार है उसके अंदर फैला हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है तीन चीज़ें, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन आया प्रोटीन पर अटैक करने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, और प्रोटीन सही से काम कर सके इसलिए आया HCl, और HCl से बचाने के लिए आया म्यूकस। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाता है स्फिंक्टर मसल की मदद से, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब खाना होता है तो वहाँ पे तीन जगहों से सिक्रेशन आती है। एक आता है पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर ट्रिप्सिन है। लीवर से आता है बाइल जूस, जिसके दो काम है, एक तो बाइल जूस का काम है फैट पर अटैक करना और एक बेसिक मीडियम बनाना। और जब खाना यहाँ पे पड़ा होता है तो इंटेस्टाइन से भी आ जाता है इंटेस्टाइनल जूस, जो क्या करता है उनकी मदद करता है। फिर तीनों चीज़ें खाने पर जब अटैक कर देती है, और पहले की भी दो चीज़ें जो खाने का अटैक कर देते हैं, वहाँ पे एक झाग जैसा सॉल्यूशन बनता है जिसको कहते हैं एमल्सिफाइड सॉल्यूशन, और सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बेसिकली वो फोल्डिंग्स हैं, वो विलई वो सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करती है तो वो सब किसको दे देती है, ब्लड को, और ब्लड पूरी बॉडी में पचा देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बचता है सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड, और वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। पक्का क्लियर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से खाना आगे बढ़ेगा, उसके अंदर सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा अगर कुछ बच गया तो, क्योंकि हमारी बॉडी तो कुछ भी वेस्ट नहीं करती है। हमारी बॉडी या तो कोई चीज़ वेस्ट को बाहर नहीं, वो काम की चीज़ को बाहर नहीं फेंकेगी, और अगर काम की चीज़ को बाहर फेंक रही है तो उसके अंदर आपकी बॉडी के पास वो एक्सेस अमाउंट में, तभी वो ऐसा कर रही है। क्लियर। फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से खाना हो जाएगा एनस से एक्सक्रीट आउट, और सुबह हो जाएगी। सुबह हो जाएगी मतलब सो जाते हैं ना हम, खत्म डाइजेशन प्रोसेस। ये था डाइजेशन प्रोसेस। तो बेसिकली बात ये है कि जब खाना कहाँ पर होगा, सबसे पहले खाना स्टमक से आएगा। ठीक है, स्टमक से आके सीधा सीधा इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होके फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। ये है पाथवे। इस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस काम करता है और इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। ख़त्म। क्लियर है। ये था मैकेनिज्म, पाथवे ऑफ फूड डाइजेशन। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, अभी हम वो क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन डाइजेशन का क्या नॉर्मल स्टेप है, देखो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप ऑब्वियसली बात इसको बहुत कन्वीनियंट तरीके से अपने आप फ्रेम कर सकते हैं कि व्हेन माउथ फूड एंटर्स इन माउथ देयर इज सलाइवरी ग्लैंड विच रिलीज सलाइवरी अमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ठीक है, एंड विच स्मूथन्स अ पाथवे फॉर द फूड डाइजेशन वगैरह वगैरह। तो आपकी अगर इंग्लिश सही है तो आप पूरी चीज़ें बुलेट फॉर्म में याद कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरी बुक में मिल जाएगा। आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो मैं चाहता हूँ पहले आप थोड़ा इंग्लिश में भी काम करो, क्योंकि ऐसे हर चीज़ को याद करने लगोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम और बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसके अंदर पहले बुलेट फॉर्म में दे रखा है और फिर पैराग्राफ फॉर्म में भी, मतलब बुलेट पॉइंट्स में भी दे रखा है, तो आप पूरा फ्रेमिंग भी आपको दे रखी है। ठीक है, बुक के अंदर नोट्स में मिल जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये था यार पूरा डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये है यार, ठीक है, सुनना, हट जा भाई हट जा। ठीक है, सुनो, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, कि अगर आप चपाती अगर खाते हो, चपाती मतलब रोटी अगर खाते हो, ठीक है, और अगर लंबे समय तक अगर आप उसको खा रहे हो तो आपको स्वीट लगने लग जाती है। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन क्या है कि अगर आप किसी चपाती को अगर आप खा रहे हो, रोटी अगर आप खा रहे हो, ठीक है, और अगर आप रोटी को अगर लंबे समय तक चबाने लग जाओ, नॉर्मली हम क्या कहते हैं चबाते हो इंजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय तक उसको चबाने लग जाओ तो धीरे धीरे वो आपको रोटी जो है मीठी लगने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्लियर है क्वेश्चन? देखो ऐसा सिंपल सा आंसर है, जो रोटी बनी हुई है व्हीट से, गेहूँ, उसके अंदर है मेन इंग्रेडिएंट स्टार्च। तो जब आप खाना चालू करते हो तो आप जब खाना चालू करते हो स्टार्च पे अटैक हो गया चालू, हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज पे अटैक चालू कर देता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक उसको चालू करने लग जाते हो तो सलाइवरी अमाइलेज अटैक भी वहीं पे चालू करता है और ब्रेक डाउन भी वहीं पे कर देता है। क्लियर? जिसकी वजह से स्टार्च वहीं पर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है और वहीं पर जैसे आपके टेस्ट बर्ड से वो टच करता है तो वो मीठा मीठा मतलब फील आता है।
क्लियर। तो बेसिकली स्टार्च अटैक तो चालू करता है लेकिन डाइजेशन बॉडी में जाके होता है, लेकिन वहीं पर उसका अटैक चालू हो गया और वहीं पर उसने उसको तोड़ दिया, तो इसलिए वहीं पे मीठा मीठा लगता है वो। इसका आंसर ये था। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो है ना यार वो दो तरीके से फ्रेम होता है, ठीक है, लेकिन आंसर दोनों का लगभग सेम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट ये है कि वाई हर्बीवोरस हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन, जबकि जो कार्निवोरस होते हैं हैव स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। मतलब ये कि जो हर्बीवोरस होते हैं ना, जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पता है ना, स्मॉल और लार्ज उनके डायमीटर की वजह से नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है, लेकिन कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो मीट खाते हैं उनकी कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। क्लियर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है, दोनों का आंसर लगभग सेम मैच करता है कि वाई इज इट ईजियर टू डाइजेस्ट अ प्लांट प्रोडक्ट रेदर देन अ मीट प्रोडक्ट। इसको तो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, लेकिन मीट प्रोडक्ट को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वाई इज इट ईजियर टू डाइजेस्ट अ प्लांट प्रोडक्ट रेदर देन अ मीट प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको कोई प्लांट प्रोडक्ट अगर आप खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप मीट खाओगे तो उसको ईजी होता है डाइजेस्ट करना। याद रखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा आंसर है, देखो दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई प्लांट को खा रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब वो खा रहा है प्लांट, और प्लांट बना होता है प्लांट सेल से, और प्लांट सेल बना होता है सेल वॉल से, और सेल वॉल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाना यार थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर। जबकि कोई अगर कोई मीट खा रहा है तो वो खा रहा होगा एनिमल को, एनिमल बना होगा एनिमल सेल से, और एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, कोई सेल्यूलोज नहीं होता, इसलिए उसको पचाना ज़्यादा आसान होता है। क्लियर। तो इसीलिए प्लांट बना हुआ सेल वॉल से उसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एनिमल बना हुआ एनिमल सेल से उसको पचाना कोई मुश्किल नहीं है। इस वजह से प्लांट प्रोडक्ट को खाने में थोड़ा टाइम मुश्किल होती है, जबकि मीट को पचाना आसान होता है। क्लियर। वही आंसर ऊपर भी है कि हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए लंबी है क्योंकि हर्बीवोरस को पचाने में टाइम लगता है कि नहीं। तो हर्बीवोरस जब, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं और प्लांट प्रोडक्ट को पचाने में मुश्किल होगा, तो इसलिए जो हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको लंबा कर दिया गया ताकि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। जबकि कार्निवोरस को मीट खाना है, मीट खाने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ज़्यादा पचनाने की जरूरत है तो नहीं, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी छोटी होती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? एक बच्चे ने मेरे को बोला कि भैया, ऑफलाइन क्लासेस, और एक बच्चे ने मेरे को बोला कि भैया जब मैं मीट खाता हूँ तब तो मेरे को ज़्यादा ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा एनर्जी वाला वो लगता है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, हम डाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको उससे एनर्जी कितनी मिल रही है या फिर एनर्जी कंजम्पशन कैसे हो रही है। पहले तो मीट से कम एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट खाने से, वो आप चैप्टर नंबर 13 में जाके समझ जाओगे। क्लियर। लेकिन अभी हम डाइजेशन प्रोसेस की बात करें कि अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है किसी मॉलिक्यूल को, तो उस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पक्का क्लियर है? अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एसिडिटी के ऊपर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है एसिडिटी के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि कभी कभी क्या होता है यार, हमको एसिडिटी फील होने लग जाती है। एसिडिटी का मतलब होता है ये जो फूड पाइप वाला चेस्ट वाला ये होता है, हमें जलन पैदा होने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा आंसर है, क्या नाम है, ओवर ईटिंग की वजह से, या फिर बॉडी के साथ कोई दिक्कत चल रही है। तो अब जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हो तो खाना सारा गया स्टमक में, भाई स्टमक में एसिड भरा हुआ है। अब जब आपने खाना खा लिया तो खाना सारी जगह घेर लेगा, एसिड के लिए जगह बचेगी नहीं, एसिड धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, और जैसे ऊपर उठेगा तो आएगा चेस्ट एरिया में और वहाँ पे जलन पैदा करेगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस नहीं है बचाने के लिए, इसलिए वो दिक्कत करेगा। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसीलिए एसिडिटी जो होती है वो यहाँ पर जलन करने लग जाती है, हमें सेंसेशन करने लग जाती है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो ये था डाइजेशन प्रोसेस और उससे रिलेटेड। अच्छा सॉरी, एक चीज पॉइंट में वही मैं सोच रहा था, क्या भूल रहा हूँ, कि एसिडिटी से बचा कैसे जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इनो खाते हैं हम। इनो बेसिकली क्या है, बेस है। तो अगर आपके घर में भी कोई चीज़ बेस है तो आप वो भी खा सकते हो, क्योंकि एसिड अगर आ रहा है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए होगा। तो आप इनो खा सकते हो, या फिर कोई और चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घर में कोई भी बेस है, ठीक है। सोप भी बेस होता है, लेकिन वो खाना मत, वरना झाग निकलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है डाइजेशन प्रोसेस का कंप्लीट टॉपिक, ठीक। तो डाइजेशन हमारा हो गया यार, ठीक है। तो अभी तक हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और अमीबा के बारे में। आज हमने पढ़ लिया ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन खाना कैसे डाइजेस्ट करते हैं,
ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ें तो तुम समझोगे यहाँ पे एक टर्म मैंने बताया था, सॉरी ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर तुम्हें कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी एनसीईआरटी के अंदर, तो वो पढ़ो। उसके साथ कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। बाकी क्या नाम है, वही सेम एमसीक्यूज़ में लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तब तक तैयारी करो इसकी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर से भी मैं लास्ट वीडियो में अटैच कर दिया करूँगा, जो भी हमारे टेस्ट ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं वो सारे PDF तुम्हें वहाँ पे मिल जाया करेगी। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी अपडेट चाहिए यहाँ पे बार बार डिस्क्रिप्शन क्या देखोगे, सीधा टेलीग्राम चैनल को देखो, टेलीग्राम चैनल में सब मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें हम अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नोट्स के लिए बुक है ही, ठीक है, उसको तुम सीधा ऑर्डर कर सकते हो, वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो हमें बताओ, वो हमारी जिम्मेदारी है सिलेबस ख़त्म कराना। बाय बाय।